तो चलिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय को, रासायनिक बल गतिकी को। अभिक्रिया की दर क्या होती है तो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं अभिक्रिया की दर के प्रकार। मतलब बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो समय लगा, रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो समय लगा, उसके आधार पर दर दो प्रकार की होती है बेटा। अगर समय अच्छा खासा पर्याप्त समय बेटा, तो उस समय हम बात करते हैं औसत दर की। लेकिन अगर समय बहुत कम है, 2 सेकंड 5 सेकंड टाइप का समय, तो फिर हम बात करते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया की। नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, औसत अभिक्रिया की दर हम कब परिभाषित करेंगे? जब हमारे पास समय अंतराल पर्याप्त होगा, अच्छा खासा समय होगा। लेकिन अगर समय अंतराल बहुत कम होगा, क्षणिक समय होगा बेटा, बहुत कम अति अल्प समय अंतराल होगा, तो उस समय हम क्या करेंगे? तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर को परिभाषित करेंगे। तो चलिए बेटा, इसको एक बार अच्छे से समझते हैं हम, अभिक्रिया की दर के प्रकार। तो यहां पर हमने समय अंतराल के आधार पर अभिक्रिया की दर को दो भागों में बांटा बेटा। एक होगी आपकी औसत अभिक्रिया की दर, औसत अभिक्रिया की दर, और दूसरी होगी बच्चों आपकी, दूसरी क्या होगी? तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। तो ये दर किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया बेटा? समय अंतराल के आधार पर। औसत अभिक्रिया की दर हम कब परिभाषित करेंगे बेटा? तो हमने बोला कि अगर अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया पर्याप्त समय अंतराल में होगी बच्चों, पर्याप्त समय अंतराल में होती है, समय अंतराल में होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों? हम संपन्न होती है, तो उसके लिए बेटा हम औसत अभिक्रिया की दर को परिभाषित करते हैं। किसको परिभाषित करते हैं बेटा? औसत अभिक्रिया की दर को परिभाषित करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ अभिक्रियाएं अति अल्प समय अंतराल में होती है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया बेटा, रासायनिक अभिक्रिया अति अल्प समय अंतराल में होती है, अल्प समयांतराल में संपन्न होती है, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? उसके लिए हम तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर को परिभाषित करेंगे। ठीक है ना? तो अब थोड़ा सा इसको बेटा अपन थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हल्का सा मैं इसके लिए थोड़ा बेटा ग्राफ वगैरह का उपयोग करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ध्यान से समझिए। रही बात, आप सोचते होंगे, अगर आप में से कुछ बच्चे होंगे जो सोचते होंगे कि हमें बोर्ड परीक्षा में नंबर मिल जाए, बात खत्म। तो बेटा मैं आपको बता दूं, बोर्ड परीक्षा के नंबर तो ठीक है, नंबर आप प्राप्त कर लिए, आप पास हो गए, अच्छा रिजल्ट आ गया बेटा, लेकिन उसके बाद आपको कुछ ना कुछ तो करना है बेटा। तो इसीलिए आपको केवल नंबर नहीं लाने, नंबर के साथ साथ थोड़ा बेटा विषय का ज्ञान भी होना जरूरी है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर बेटा किस किस के बीच में, समय और सांद्रता के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। और बेटा ज्यादातर हम जो ग्राफ उपयोग में लाएंगे वो किसके लिए लाएंगे बेटा? अभिकारक के लिए। तो फिलहाल मैं अभिकारक की ही बात कर रहा हूं, चाहे तो हम उत्पाद का भी बना सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं बेटा। तो अभिकारक की अगर हम बात करें तो उसके लिए बेटा ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। ये ग्राफ क्या बताएगा बच्चों कि अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में तो अधिकतम थी, लगातार धीरे 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 कम होते जा रही है। तो अगर इस प्रकार के ग्राफ को बेटा हमें समझना है कि कैसे इससे हम अभिक्रिया की दर निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले एक समय लेंगे बेटा, किसी समय t1 पर सांद्रता निकाल लेंगे अपन, सांद्रता निकाल लेंगे C1। ठीक है ना? किसी समय t1 पर हमने क्या निकाला बेटा? सांद्रता C1। मान लो बेटा ये समय t1 है, सांद्रता यहां आएगी बेटा, क्या आई? सांद्रता C1। ध्यान दें बच्चों, सांद्रता कितनी आई? C1 आ गई। तो मैंने क्या किया, एक कोई समय लिया बेटा, कोई भी समय हो सकता है, उस t1 समय पर सांद्रता क्या निकाल लिया?
जो कि आई T1। फिर हमने क्या किया, दूसरा समय बेटा थोड़ी देर बाद फिर से हमने क्या किया, सांद्रता निकाली, दूसरा समय चुना हमने, दूसरा समय लिया बेटा T2, और इस दूसरे T2 समय में सांद्रता बेटा बदल गई और बदल करके कितनी हो गई C2। अब बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये अभिकारक का ग्राफ है और सांद्रता समय के साथ कम हो रही, ये बात आपको यहां क्लियर हो रही होगी, है ना। सांद्रता क्या हो रही बेटा, समय के साथ कम हो रही है। इस बात को आप ग्राफ में बेटा प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। देखिए पहले समय जब T1 था सांद्रता थी C1, जैसे ही समय बढ़ा बेटा, समय बढ़ा तो सांद्रता कम होकर के कितनी हो गई C2। तो ये हमें बता रहा है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती। अब बेटा इसके लिए मैं औसत अभिक्रिया की दर लिखना चाह रहा हूं। क्या लिखना चाह रहा हूं बेटा, औसत अभिक्रिया की दर। तो हम लिख सकते हैं औसत अभिक्रिया की दर बराबर, क्या लिखेंगे बेटा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। परिवर्तन बेटा कितना आया, परिवर्तन कभी भी निकालते हैं कैसे निकालते हैं बेटा, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। अंतिम मान तो मेरा कितना आया बेटा C2 माइनस C1 बटे समय अंतराल। समय अंतराल क्या होगा बच्चों, T2 माइनस T1। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, C2 माइनस C1 को मैं डेल्टा C लिख सकता हूं। ये डेल्टा क्या बताता है, परिवर्तन, C मतलब सांद्रता, तो सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा T यानी कि समय अंतराल या समय में परिवर्तन। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब एक बात बड़ी अच्छी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं बेटा, C1 और C2 को ध्यान से देखिए, C1 का मान अधिक है, C2 कम है, C1 अधिक है, C2 कम है बेटा। कम वाले मान से अधिक को घटाऊंगा तो ये कैसा आएगा बेटा, ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा, ये ऋणात्मक आएगा बेटा, निगेटिव आएगा। ये निगेटिव आपको क्या बता रहा है, ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है, ये बता रहा है बच्चों की अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम हो रही है। मतलब इसके लिए दर हम जब लिखेंगे तो ऋणात्मक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बेटा, क्योंकि इसकी सांद्रता समय के साथ कम होती है। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि अभिकारक के लिए अभिक्रिया की दर कैसी होगी बच्चों, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है। क्यों होती है बेटा, क्यों होती है, क्योंकि समय के साथ क्या होता है बच्चों, अभिकारक की सांद्रता कम होती है। अभिकारक की सांद्रता कैसी होगी बच्चों, कम होती है। तो इस प्रकार से हम इसके लिए औसत अभिक्रिया की दर, अंग्रेजी में से बोलते हैं बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, लिख सकते हैं, है ना। ऋणात्मक होगी अभिकारक के लिए, और अगर बेटा उत्पाद के लिए इसे ही लिखता, अभी मैं तात्क्षणिक की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बेटा आपको उत्पाद के लिए औसत अभिक्रिया समझा रहा हूं। ध्यान देना कि अगर औसत अभिक्रिया की दर में उत्पाद के लिए लिखना चाहूं बच्चों तो आखिर कैसे लिखूंगा। तो फिर से हमने वही किया, यहां उत्पाद की क्या लेंगे बेटा, सांद्रता, और यहां पर क्या ले लिया हमने, समय। ठीक है ना, समय अंतराल। तो सांद्रता और समय के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। ये किसके लिए था बेटा, ये था अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए। और अब जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम किसके लिए बनाएंगे बच्चों, उत्पाद के लिए। तो जब मैं उत्पाद के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा बेटा, क्योंकि जब समय शून्य था तो अभिकारक की सांद्रता भी शून्य थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है लगातार अभिकारक की सांद्रता बढ़ते जा रही है। अब वही काम करेंगे बेटा, हमको ये एक समय लिया, हमने एक समय लिया, मान लीजिए हमने T1। ठीक है, इस T1 समय पर हमने क्या निकाला, हमने निकाला बेटा T1 समय पर उत्पाद की सांद्रता। ठीक है, इस T1 समय पर मैंने उत्पाद की सांद्रता निकाला बच्चों। मान लीजिए ये सांद्रता कुछ आती है, कितनी आती बेटा, C1। कितनी आती है, C1। फिर हमने क्या किया, अगला समय अंतराल लिया बेटा थोड़ी देर के बाद, यानी हमने लिया अगला समय T2। कितना समय लिया बच्चों हमने, T2।
तो इस T2 समय अंतराल में क्या हुआ, T2 समय अंतराल में बेटा सांद्रता बढ़ गई और बढ़कर के ये कितनी हो गई, C2। कितनी हो गई बच्चों, C2। तो ये ग्राफ किसके लिए बनाया है बच्चों हमने, ये बनाया है हमने उत्पाद के लिए। तो उत्पाद की सांद्रता हम देख सकते हैं समय के साथ क्या हो रही बच्चों, बढ़ रही है। C1 थी, जैसे ही समय बढ़ा, समय बढ़कर के जैसे ही T2 हुआ तो सांद्रता भी बढ़कर के क्या हो गई, C2। अब इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, औसत अभिक्रिया की दर लिख सकते हैं। तो अगर बेटा इसके लिए भी मैं औसत अभिक्रिया की दर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बच्चों, देखिए सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, पहले थी C1, बाद में हुई C2। परिवर्तन कैसे निकालते हैं बेटा, बाद वाला C2 माइनस पहले वाला C1 बटे T2 माइनस T1, या इसको हम लिख सकते हैं क्या बेटा, डेल्टा C बटे डेल्टा T। इस तरीके से हम औसत अभिक्रिया की दर निकाल सकते हैं। आप सीधे याद करें, डेल्टा C बटे डेल्टा T, यानी सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। अब एक और बात देखिए, यहां पर कौन अधिक है बेटा, C2 अधिक है, C1 कम है। अधिक में से कम को माइनस करेंगे तो धनात्मक आएगी। तो बेटा यहां पर ये बात मैं लिख दूंगा कि उत्पाद के लिए रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर कैसी होगी बेटा, दर धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। अब क्यों होती है बेटा, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। उत्पाद की सांद्रता समय के साथ क्या होता है बच्चों, बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और ध्यान रखें बेटा, जब भी हम अभिक्रिया की दर लिखेंगे, अगर अभिकारक के लिए लिखेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, और उत्पाद के लिए बेटा ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाएंगे, धनात्मक होगी। लेकिन मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं, दर कभी ऋणात्मक नहीं होती, चाहे अभिकारक की हो चाहे उत्पाद की हो, दर ऋणात्मक नहीं होती बेटा। वो जो ऋणात्मक चिन्ह है वो इस बात के लिए लगाया गया है, वो हमें बताता है कि समय के साथ अभिक्रिया की दर लगातार क्या हो रही बच्चों, कम हो रही है। समय के साथ अभिक्रिया की दर नहीं बेटा, सॉरी, अभिकारक की सांद्रता, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता लगातार क्या हो रही बच्चों, कम हो रही है। तो ये था हमारा औसत अभिक्रिया की दर। चलिए बेटा आप समझते हैं हम दूसरा, यानी कि तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, तो बेटा तात्क्षणिक नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत अति अल्प समय अंतराल के लिए होगी। तो इसको कैसे समझेंगे हम, ध्यान दे बेटा। तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर को भी हम ग्राफ की मदद से थोड़ा सा समझते हैं पहले, कि कैसे इसमें हम ग्राफ बनाएंगे। तो सांद्रता समय ग्राफ बना रहे हैं बेटा हम, अभिकारक के लिए भी बना सकते हैं और उत्पाद के लिए भी बना सकते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूं अभिकारक के लिए। तो हमने क्या किया बच्चों, यहां ले लिया सांद्रता और यहां ले लिया समय, और हम बनाने जा रहे हैं बेटा सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ, जिसको हम सांद्रता समय ग्राफ भी कहते हैं। तो अब पहले मैं ये ग्राफ बनाने जा रहा हूं अभिकारक के लिए। किसके लिए बेटा, अभिकारक के लिए। तो जैसा हमें पता है अभिकारक के लिए ग्राफ तो बेटा वैसे ही बनेगा, ग्राफ का स्वभाव नहीं बदलेगा, ग्राफ तो बेटा वैसा ही बनने वाला है, ठीक है ना। लेकिन ये अभिक्रिया कैसे हो गई बेटा, फटाक से हो गई, सॉरी यार, ये अभिक्रिया कैसी हो गई, फटाक से हो गई है। हाँ, तो ये अभिक्रिया हो गई बेटा फटाक से। मतलब मेरे पास इतना समय ही नहीं बच पाया कि मैं T1 टाइम लूं, T2 टाइम लूं, C1 लूं, C2 लूं और फिर बेटा इसको सॉल्व करूं। इतना तो मेरे पास समय ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बच्चों, हम ध्यान देना,
हमें तो निकालना है तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें। हमने क्या किया, मान लो बेटा हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे कि एक समय लिया t1 और इस t1 समय पर हमने क्या किया, एक सांद्रता का मान निकाला और ये सांद्रता का जो मान आया बेटा वो आ गया कितना आपका C1। फिर t2 समय लिया और t2 समय में फिर से हमने क्या किया बच्चों, t2 समय में फिर से सांद्रता का मान निकाला और मान लीजिए ये t2 समय में जो सांद्रता आई है बच्चों ये आ गई आपकी C2। ठीक है, इस प्रकार का काम किया। तो बच्चों अभिक्रिया की दर, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर कैसे निकालेंगे, वही तरीका बेटा, सांद्रता में परिवर्तन C2 माइनस C1 बटे समय में परिवर्तन या समांतराल T2 माइनस T1। यानी कि बेटा इस तरह से, मतलब जैसे आपने औसत निकाले थे वैसे ही आप ये निकाल सकते हो। ठीक है ना, निकाल सकते हो बेटा। फिर आगे हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। लेकिन बेटा आप लोग जानते हो यहां पर जो समय अंतराल है बहुत ही छोटा है, तो यहां पर आपको लगानी है बेटा लिमिट। क्या लगानी है यहां पर, लिमिट क्या होगी बेटा, डेल्टा टी किस तरफ भागेगा, जीरो की तरफ। तो लिमिट मैंने लगाया डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड जीरो, डेल्टा टी जीरो की तरफ जा रहा है बेटा, मतलब समय अंतराल बहुत छोटा सा है, शून्य के आसपास है, बहुत छोटा समय अंतराल है। तो इस चीज को लिखने का बेटा एक और तरीका है हमारे पास, मैथ्स में या फिजिक्स में बेटा आप लोग लिखते भी हैं, जब भी लिमिट लग गई तो उसको बेटा हम डिफरेंशिएशन में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा डीसी बटे dt। देखिए कोई अंतर नहीं है, चाहे आप डेल्टा सी बटे डेल्टा टी लिखो या डीसी बटे dt, बात तो एक ही बेटा, दोनों है अभिक्रिया की दर ही। लेकिन जब हम डेल्टा लिखते हैं तो जो परिवर्तन है वो बहुत बड़े होते हैं बेटा, बड़े परिवर्तन के लिए डेल्टा लिखते हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे परिवर्तन हो तो उसे हम डी लिखते हैं। तो यहां डीसी बटे dt मतलब क्या है बेटा, सांद्रता में होने वाला छोटा सा परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय में होने वाले छोटे से परिवर्तन, यानी कि छोटे से समय अंतराल में। मतलब बेटा छोटे से समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला छोटा सा परिवर्तन क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। तो परिभाषा का कोई महत्व नहीं बेटा, बात आपको समझना है कि जब मेरे पास समय अंतराल पर्याप्त है तो मैं औसत अभिक्रिया की दर लिखूंगा, और औसत अभिक्रिया की दर क्या होगी बेटा, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। और जब मेरे पास समय अंतराल बहुत कम है तो मैं लिखूंगा तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, और तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर क्या होगी बच्चों, डीसी बटे dt। अब बात वही है, जब अभिकारक के लिए लिखेंगे तो सामने ऋण लगाएंगे। वो ऋण क्या बताएगा बेटा, चाहे आप तात्क्षणिक लिखो चाहे औसत लिखो, अभिक्रिया की दर अभिकारक के लिए ऋणात्मक ही लिखते हैं हम। तो ये जो ऋण है ये बताता है कि अभिकारक समय के साथ लगातार कम हो रहा है, जबकि अगर हम उत्पाद के लिए लिखते हैं बच्चों तो धनात्मक लिखते हैं, जो ये हमें बताता है कि उत्पाद जो है समय के साथ लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार से बेटा अभिक्रिया की दर हमने देखा दो प्रकार की होती हैं, औसत अभिक्रिया की दर और तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।